नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम है? क्या इतिहास केवल सत्ता में बिताए गए दिनों से लिखा जाता है, या फिर किसी नेता की असली ताकत उस विश्वास में छिपी होती है जो देश की जनता बार बार उसे सौंपती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से और पहुंचती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। एक तरफ वो दौर था जब देश विभाजन के घावों से जूझ रहा था, भूख, गरीबी और निश्चितता से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ आज का भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूती दर्ज करा रहा है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 9 जून 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन पूरे करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, जनता के विश्वास और बदलते राजनीतिक दौर की कहानी है। ये कहानी उस भारत की है जिसने विभाजन की त्रासदी देखी, गरीबी और अशिक्षा से संघर्ष किया, अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव झेले, लेकिन लोकतंत्र पर अपना विश्वास कभी नहीं खोया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश विभाजन के घावों से जूझ रहा था। लाखों लोग विस्थापित थे, सांप्रदायिक तनाव चरम पर था और दुनिया के कई देशों को लगता था कि इतनी विविधताओं का देश शायद एक राष्ट्रीय रूप में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ऐसे में कठिन समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली। उनके सामने चुनौती केवल सरकार चलाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करने की थी जो लोकतांत्रिक, आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला राष्ट्र बन सके। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी, संसद को मजबूत किया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दिया और देश को एक ऐसा साझा राष्ट्रीय दृष्टि देने का प्रयास किया। 1992 और 1957 में और 1962 के चुनाव में जनता ने लगातार उन पर विश्वास जताया, लेकिन लोकतंत्र में जन विश्वास स्थानीय नहीं होता। 1962 के चीन युद्ध के बाद नेहरू की नीतियों पर सवाल उठने लगे। नेहरू के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजनीति की भाषा बदल गई। शुरुआत में उन्हें कमजोर नेता माना गया और उन्हें वाग्य में गूंगी गुड़िया तक कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से आलोचकों को जवाब दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पृथ्वी पक्ष की संपत्ति और फिर गरीबी घटाओ का नारा उन्हें जनता के दिलों तक ले गया। 1971 के चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जनादेश मिला। बांग्लादेश युद्ध में भारत की विजय ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी। देश भर में लोग उन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक मानने लगे। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम यह है, कोई भी नेता जनता से बड़ा नहीं होता। 1975 में आपातकाल लागू हुआ, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया और देश एक कठिन दौर से पहुंच गया। फिर 1977 में चुनाव हुए और भारतीय मतदाता ने दुनिया को लोकतंत्र की असली ताकत दिखा दी। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यह वह क्षण था जब दुनिया ने देखा कि भारत में जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है। 1984 में देश एक बार फिर शोक में डूब गया जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरे देश में भावनाओं का जुमर था। ऐसे माहौल में राजीव गांधी ने सत्ता संभाली और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त किया। कांग्रेस को 414 सीटें मिली। राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही। उन्होंने कंप्यूटर तकनीक और दूरसंचार के विस्तार को बढ़ावा दिया। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिस युवा को लोकतंत्र अधिक भागीदारी मिली। देश को लगा कि राजनीति बदल रही है और एक नया भारत आकार ले रहा है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई और 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ। यही वह समय था जब भारतीय राजनीति में गठबंधन युग में प्रवेश कर गई। 1990 का दशक भारतीय राजनीति का सबसे स्थिर लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौर साबित हुआ।
डीपी सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे नेता प्रधानमंत्री बने। सरकारें बनती रही और गिरती रही, कभी बाहरी समर्थन वापस लिया गया, कभी बहुमत के आंकड़े बदल गए। कई बार ऐसा लगा मानो सरकार जनता के वोट से कम और राजनीतिक समीकरणों से ज्यादा चल रही है। लेकिन इन सब से बावजूद लोकतंत्र चलता रहा, संविधान कायम रहा, संसद चलती रही और जनता अंतिम निर्णायक बनी रही। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का उदय हुआ। उन्होंने संवाद और सहमति की राजनीति को नई पहचान दी। 13 दिन की सरकार से लेकर पूर्ण कार्यकाल वाली गठबंधन सरकार तब तक उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक बन गया। 2004 में देश में इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों को विश्वास था कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर सत्ता में लौटेंगे, लेकिन मतदाता ने अलग फैसला किया। कांग्रेस सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरी और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, एक विद्वान और शांत स्वभाव के नेता के रूप में उन्हें देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार, मनरेगा और शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून बने। भारत की अर्थव्यवस्था ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई और नीतिगत ठहराव की आलोचनाओं ने सरकार को घेर लिया। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और देश में बदलाव की मांग तेज होने लगी। जनता एक नए नेतृत्व की तलाश में थी। 2014 में भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। गुजरात में आने वाले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए। उन्होंने स्वयं को एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और विकास, सुशासन, निर्णायक नेतृत्व तथा आकांक्षी भारत की बात की। सोशल मीडिया, बूथ प्रबंधन और सीधे समाज की नई राजनीतिक शैली ने चुनाव प्रचार का स्वरूप ही बदल दिया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा कल्याणकारी योजनाएं और मजबूत नेतृत्व के आधार पर जनता ने पहले से भी बड़ा जनादेश दिया। 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी ने यह साबित किया कि भारत की जनता यदि किसी नेतृत्व पर विश्वास करती है तो उसे लंबे समय तक अवसर भी देती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 9 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन पूरे कर दिए। नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस दौरान मोदी सरकार की कई प्रमुख उपलब्धियां का उल्लेख किया जाता है। जन धन योजना, आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करोड़ों लोगों की वित्तीय अवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय का निर्माण किया हुआ। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा भी मिला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया। जीएसटी लागू कर एकीकृत कर प्रणाली बनाई। कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त राशन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में एक को संचालित किया गया। वहीं G20 की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को दर्ज कराया। हालांकि बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की स्वसत्ता की जैसी मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी होती रही। लेकिन लोकतंत्र की ताकत यह है कि यहाँ उपलब्धियों के साथ साथ सवाल भी पूछे जाते हैं। नेहरू से लेकर मोदी तक की ये पूरी यात्रा एक बड़ा संदेश देती है। नेहरू ने लोकतंत्र की नींव रखी। इंदिरा गांधी ने जन भावनाओं की शक्ति दिखाई। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत का सपना दिया। गठबंधन युग ने सहमति और साझेदारी का महत्व
समझाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह गठबंधन शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। मनमोहन सिंह ने संस्थागत शासन और आर्थिक विकास की दिशा दिखाई। नरेंद्र मोदी ने लगातार जनादेश प्राप्त कर एक नया राजनीतिक अध्याय जोड़ा। लेकिन इन सभी नेताओं के बीच एक शक्ति कभी नहीं बदली। भारत का मतदाता वही सरकार बनाता है, वही सरकार बदलता है और वही इतिहास लिखता है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा नायक कोई नेता नहीं बल्कि जनता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं बल्कि जनता का विश्वास बार बार अर्जित करने की क्षमता का नाम है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यही उसकी सबसे बड़ी अमर कहानी है। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।